सवाल खैर दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 27 फरवरी 2026 और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज़। इस शो में आज आपको दिखाएंगे रमज़ान में शुरू हुई दो मुस्लिम मुल्कों की जंग, तालिबान ने पाकिस्तान पर किया बड़ा हमला, दर्जनों फौजी मारे, 15 चौकियों पर कब्जे का दावा। पाकिस्तान ने भी किया पलटवार, अफगानी चौकियों पर बरसे तोप के गोले, कई इलाकों में एयर स्ट्राइक की भी खबर। ईरान और अमेरिका के बीच पॉजिटिव बातचीत की खबर, ओमान बोला बातचीत में दिखी नुमायां तरक्की। ईरान ने अमेरिका की सख्त शर्तें ठुकराईं, ईरान बोला ना यूरेनियम देंगे ना टेक्नोलॉजी छोड़ेंगे। इस्राएली मिनिस्टर स्मोट्रिच का भड़काऊ और गलीज ऐलान, कहा फ्रॉम द रिवर टू द सी सब कुछ इसराइल की मिल्कियत। और गजा की नाकेबंदी तोड़ने की तैयारी, 200 जहाजों का बड़ा बेड़ा गजा के लिए ले जाएगा मदद के सामान। शुरुआत करते हैं इस शो की। रमज़ान के महीने में दो मुस्लिम मुल्कों के बीच जंग शुरू हो गई है। डूरन लाइन पर जंग के शोले भड़क उठे हैं। तालिबान ने पाकिस्तान पर जवाबी हमला करके कई फौजियों को मारने और 15 चौकियों को कब्जाने का दावा किया है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सरहद, जिसे डूरन लाइन भी कहते हैं, उस पर हालात बेकाबू हो गए हैं। तालिबान हुकूमत ने पाकिस्तान की फौजी चौकियों पर बड़े हमले शुरू कर दिए हैं। तालिबान के स्पोक्स पर्सन ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने दावा किया है कि अफगान फ़ौज ने पाकिस्तान की 15 चौकियों पर 15 फौजी पोस्ट पर कब्ज़ा कर लिया है और 40 पाकिस्तानी फ़ौजियों को हलाक कर दिया है, ढेर कर दिया है। ये तालिबान का दावा है, मेरा नहीं। तालिबान ने बॉर्डर की तरफ भारी तोपखाना और फौजी रवाना कर दिए हैं। बख्तरबंद गाड़ियाँ भी पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ जाती हुई देखी गईं। इनकी तस्वीरें भी आप देख रहे होंगे। ये सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर अफगानी और पाकिस्तानी हवालों से सामने आई है। ये पूरी कार्रवाई पिछले हफ्ते पाकिस्तान की तरफ से नंगरहार और पक्तिया सूबों में किए गए हवाई हमलों का बदला बताई जा रही है। तालिबान का कहना है कि पाकिस्तान के उन हमलों में हमारे मासूम शहरी और बच्चे मारे गए थे, जिसके जवाब में अब वो बड़े पैमाने पर अग्रेसिव कार्रवाई कर रहे हैं। तालिबान के मुताबिक उन्होंने कुनार सूबे के गशी कांदो और नरी डिस्ट्रिक्ट में पाकिस्तानी चौकियों को मलबे में तब्दील कर दिया है। ऐसे कई वीडियो हमने देखे हैं जहां पर दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तानी फौजी पड़े हुए हैं या वहां पर पाकिस्तानी चौकियां मटिया मेट हो गई हैं। हालांकि कई ऐसे दावे पाकिस्तान की तरफ से भी सामने आ रहे हैं जिसमें अफगानी फौजियों और अफगानी चौकियों को मटिया मेट और बेजान हालत में दिखाया गया है। इसी ज़मीन से जुड़ी एक और खबर सुनिए। पाकिस्तान ने भी अफगानिस्तान पर जवाबी कार्रवाई की है और ये जो तस्वीरें हैं वो पाकिस्तान की तरफ से की गई फायरिंग की हैं। पाकिस्तान ने अपने ऊपर हुए अफगानिस्तान के हमले को बगैर उकसावे की फायरिंग करार दिया है। पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री का दावा है कि उनकी फ़ौज ने फ़ौरन और असरदार जवाब देते हुए अफगान तालिबान को भारी नुकसान पहुंचाया है। पाकिस्तान का कहना है कि तालिबान की फायरिंग में उनके फ़ौजियों के हलाक होने के बाद उन्होंने जवाबी कार्रवाई में कई अफगान लड़ाकों को मार गिराया है। दोस्तों, ये कॉन्फ्लिक्ट पिछले कई महीनों में सबसे ख़तरनाक मोड़ पर पहुंच गया है, जिससे इस पूरे इलाके में अमन का बड़ा ख़तरा पैदा हो गया है। प्रेस टीवी की तरफ से जारी की गई तस्वीर में दिख रहा है कि डूरन लाइन पर मची अफरा तफरी के बीच पाकिस्तान की तरफ से दागा गया एक गोला अफगान तालिबान की एक फ़ौजी चौकी पर जा गिरा। खबर है कि पाकिस्तान के फाइटर जेट्स ने जवाब देते हुए अफगानिस्तान के कुछ शहरों में बमबारी भी की है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियोस में पहाड़ी इलाकों में भारी फायरिंग और धमाकों की आवाज़ें साफ सुनी जा सकती हैं। तालिबान के डिप्टी स्पोक्सपर्सन हमदुल्ला फितरत ने दावा किया है कि इस जवाबी कार्रवाई में उन्होंने पाकिस्तान के एक मिलिट्री हेडक्वार्टर को भी निशाना बनाया है। यानी दोनों तरफ से दावे चल रहे हैं। तस्वीरें जंग में देखिए, हर तरफ से ही दावा होता है हमेशा। इस जंग की वजह से तोरखाम और चमन बॉर्डर के रास्ते पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं, जिससे हज़ारों ट्रक और आम लोग फंसे हुए हैं। सरहद के दोनों तरफ के गांवों से लोग अपनी जान बचाने के लिए घर छोड़कर भाग रहे हैं। सबसे ज़्यादा जंग का खामियाजा वही लोग भुगतते हैं जो सरहदों पर रहते हैं। अब आते हैं मिडिल ईस्ट की खबरों पर। जेनेवा में अमेरिका ईरान की बातचीत का तीसरा दौर ख़त्म होने पर ओमान ने बड़ी कामयाबी की उम्मीद जताई है और अब सबकी नज़रें वियना पर जाकर टिक गई हैं। स्विट्ज़रलैंड के शहर जेनेवा में अमेरिका और ईरान के बीच चल रही इनडायरेक्ट न्यूक्लियर बातचीत का तीसरा दौर कल देर रात ख़त्म हो गया। इसीलिए मैंने रात के शो में कोई अपडेट इस बारे में नहीं दी थी, क्योंकि कुछ भी देते वो खबर बदल सकती थी। रात जब
फिक्स हो गई खबर पर, मतलब पुख्ता हो गया क्या हुआ, तब मैंने आपको आज सुबह ही खबर दी है। इस बातचीत का मीडिएशन कर रहे ओमान के फॉरेन मिनिस्टर बद्र अल बुसैदी ने इसे एक बड़ी कामयाबी करार देते हुए कहा कि दोनों मुल्कों के बीच नुमाया तरक्की यानी सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस हुई है। अब अगले हफ्ते वियना में टेक्निकल लेवल की चर्चा दोबारा शुरू होगी। दोस्तों, ईरान की तरफ से आए बयान के मुताबिक कल की बातचीत में ईरान की न्यूक्लियर प्रोग्राम और पाबंदियों को हटाने को लेकर कुछ अहम और अमली प्रपोजल पेश किए गए हैं। जब मैं लफ्ज़ दोहराता हूं तो उसका मतलब ये समझ लीजिए कि इसी में बहुत कुछ छिपा है। ईरान का ये मानना है कि अगर अमेरिकी पाबंदियों को हटाने में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार जो है वो संजीदगी दिखाती है तो वो भी अपने एटमी प्रोग्राम को लेकर लचीला रुख अपनाने को तैयार है। अब ईरान से आए उस बयान को सुन लीजिए जो बहुत अहम है। ईरान कह रहा है कि जेनेवा में हुई बातचीत इस बार बहुत संजीदा और लंबी रही, लेकिन क्या वियना में होने वाली टेक्निकल मीटिंग्स वाकई पाबंदियां हटाने का रास्ता साफ करेंगी? आइए ज़रा तफसील से समझते हैं। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर का बयान हम पढ़ेंगे, समझेंगे। अब्बास अरागची फॉरेन मिनिस्टर हैं। उन्होंने जेनेवा में बातचीत के तीसरे दौर के बाद मीडिया से कई बड़ी बातें साझा की। उनका कहना है कि ओमान की मदद से हुई ये इनडायरेक्ट बातचीत काफ़ी कामयाब रही है। अब्बास अरागची के मुताबिक करीब 6 घंटे चली इस मीटिंग में न सिर्फ एटमी प्रोग्राम बल्कि ईरान पर लगी पाबंदियों यानी कि सैंक्शंस को हटाने पर भी सीरियस डिस्कशन हुआ, सीरियस चर्चा हुई है ईरान पर से पाबंदियां हटाने को लेकर। इस बातचीत की कुछ और अहम बातें इस तरह हैं कि अरागची ने दावा किया कि कई मुद्दों पर दोनों मुल्क एक दूसरे के बहुत करीब आ गए हैं, अमेरिका और ईरान, और समझौतों के बुनियादी एलिमेंट्स पर गौर और फिक्र शुरू हो गया है। इसका मतलब दोस्ती नहीं हो रही है, मतलब जो बातचीत बहस थी उस पर थोड़ा करीब आ रहे हैं, दूर नहीं जा रहे हैं। अगले मंडे से वियना में दोनों मुल्कों की टेक्निकल टीमें मिलेंगी। ये टीमें IAEA के साथ मिलकर डील की बारीकियां तय करेंगी ताकि उन्हें सियासी तौर पर मंजूर किया जा सके। दोस्तों, हालांकि अभी भी कुछ इख्तलाफ हैं, लेकिन अरागची के लहजे से लग रहा है कि दोनों अमेरिका और ईरान अब किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए पहले से ज़्यादा संजीदा हैं, पहले से ज़्यादा करीब नज़र आ रहे हैं। अब इसी ज़मीन से तीसरी खबर सुनिए जो और कुछ जाले साफ करती है। ईरान ने अमेरिका की बड़ी शर्तें ठुकरा दी हैं। जेनेवा में जारी न्यूक्लियर बातचीत के दौरान ईरान ने अमेरिका की कड़ी सख्त शर्तों को मानने से इनकार कर दिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अपना यूरेनियम स्टॉक मुल्क से बाहर भेजने और एनरिचमेंट पूरी तरह से ख़त्म करने की मांग को सिरे से खारिज कर दिया। अमेरिका बोला था यूरेनियम हमें दे दो, बाहर भेज दो। अमेरिकी डेलीगेशन ने ईरान के सामने अपने अहम न्यूक्लियर प्लांट बंद करने और एक ऐसा परमानेंट समझौता करने की शर्त रखी थी जिसकी कोई मियाद ना हो, लेकिन ईरानी हुकूमत ने इन शर्तों को अपनी खुद मुख्तारी के खिलाफ बताते हुए ठुकरा दिया। ईरान का कहना है कि वो पुरअमन मकसद के लिए टेक्नोलॉजी का हक नहीं छोड़ेगा। हालांकि ओमान ने बातचीत में कुछ तरक्की का दावा किया है, लेकिन इन बुनियादी मसलों पर डेडलॉक अब भी बरकरार है। ज़रा सोचिए, यूरेनियम उठाकर अमेरिका को दे दो, मिसाइल टेक्नोलॉजी चलो उसकी बात नहीं, लेकिन न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ बंद कर दो। लेकिन ये कभी इसराइल से नहीं पूछेंगे चलो जिन लोगों को शक है उन लोगों को अपनी न्यूक्लियर साइट का जो है वो मुआयना करवाओ, बम बनाया नहीं बनाया दिखाओ, यूरेनियम एनरिच कर रहा नहीं। ईरान से खतरा है, इसराइल से खतरा नहीं है जिसने पिछले 3 साल में 6-7 मुल्कों पर हमला कर दिया। यमन, सीरिया, लेबनान, फ़लस्तीन, कतर, कहाँ नहीं किया। ईरान खतरा किससे? ईरान से, जिसने हमले के बाद हमला किया। ये हिपोक्रेसी है वेस्ट की और US की। बढ़ते आगे। बेजलल स्मोट्रिच ने एक नई धमकी देते हुए कहा है कि फ्रॉम द रिवर टू द सी सिर्फ इस्राएली रियासत होगी। इसराइल का कट्टरपंथी फाइनेंस मिनिस्टर है बेजलल स्मोट्रिच। इसने एक वीडियो जारी किया। फ़लस्तीनी रियासत के वजूद को इसने पूरी तरह से इस वीडियो में नकार दिया। हालांकि पहले भी नकारता रहा था, इस बार कुछ नया बोला। स्मोट्रिच ने एक बुलडोज़र पर सवार होकर कहा कि फ़लस्तीनी अथॉरिटी के वज़ीर आज़म के ख्वाब कभी पूरे नहीं होंगे और हम एक आज़ाद अरब मुल्क के तसव्वुर को दफन कर देंगे। सेटलर बेजलल स्मोट्रिच जी, ये सेटलर था। सेटलर बेजलल स्मोट्रिच ने
صاف لفظوں میں اعلان کیا کہ دریائے جارڈن سے لے کر بحر روم یعنی میڈیٹرینین سی تک صرف ایک یہودی ریاست ہوگی۔ غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اس نے اپنی بات میں فلسطینی وزیر اعظم کا نام بھی غلط لیا، جو دکھاتا ہے کہ وہ زمینی حقیقت سے بے خبر ہے اور صرف اپنی اگریسو سوچ کو تھوپنے میں لگا ہے۔ دوستو، ایک طرف اسی اسرائیل اور اس کے حمایتی فرام دا ریور ٹو دا سی کے فلسطینی نعرے کو غلط بتاتے ہیں، وہیں اسموٹرچ اب اسی نعرے کا استعمال اسرائیل کے قبضے کے لیے کر رہا ہے۔ اور بڑے شرم کی بات ہے کہ غنڈے بدماشوں کی طرح زمینوں پر قبضہ کرنے والے ان لوگوں کے ساتھ کچھ لوگ ڈانس کر کے فخر محسوس کرتے ہیں، ساتھ کھڑے ہو کر فخر محسوس کرتے ہیں، جبکہ دیکھتے نہیں کہ یہ فلسطینیوں کی اور زمینیں قبضانے کا بھی اعلان کر رہے ہیں۔ قبضہ کون کرتا ہے پتہ ہے۔ غزہ کی ناکے بندی توڑنے کی بڑی تیاری شروع ہو گئی ہے۔ 200 چھوٹے جہازوں کا بیڑا سمندر میں اترنے کو تیار ہے۔ اگر یہ ہو گیا تو 2026 میں ایسا نظارہ پہلی بار دکھے گا۔ فلسطین کے حمایتی ایکٹیوسٹوں نے غزہ پر پچھلے 18 سالوں سے جاری اسرائیلی گھیرا بندی کو ختم کرنے کے لیے ایک بڑے سمندری مشن کا اعلان کیا ہے۔ فریڈم فلوٹیلا اور کیراون آف اسٹیڈفاسٹنس کے بینر تلے 12 اپریل کو 200 چھوٹے جہازوں یا کشتیوں کا ایک بڑا بیڑا سمندر میں اتارا جائے گا۔ یہ اب تک کی سب سے بڑی مشترکہ کوشش ہے، جس میں اسپین، اٹلی اور ٹیونیشیا جیسے ملکوں کے بندرگاہوں سے جہاز روانہ ہوں گے۔ غزہ کے لیے سول سوسائٹی اور کئی تنظیموں کے ساتھ مل کر شروع کیے جا رہے اس مشن کا مقصد غزہ کے عوام تک ضروری امداد، ضروری مدد پہنچانا اور اسرائیل کی سخت ناکے بندی کو انٹرنیشنل لیول پر چیلنج دینا ہے۔ اس مہم سے مڈل ایسٹ کے سمندر میں ٹینشن بڑھنے کا اندیشہ ہے، کیونکہ اسرائیلی نیوی اکثر ایسے جہازوں کو جو غزہ مدد لے کر جا رہی ہو اسے اسرائیلی نیوی اپنی سرحد میں گھسنے سے روکتی ہے، ایسے لوگوں کو گرفتار کر لیتی ہے اور پھر ایسے لوگوں کو اسرائیلی جیلوں میں بے عزت بھی کیا جاتا ہے، جن کے الزام پہلے بھی آ چکے ہیں۔ گریٹا تھنبرگ نے لگایا، دنیا کے بڑے ایکٹیوسٹوں نے لگایا کہ بڑی زیادتی کی گئی، اسرائیلی جھنڈا چومنے کو کہا گیا، کیا کیا گیا۔ سوڈان کی جنگ میں مچا قتل عام اب بڑھتا جا رہا ہے اور حالات یہ ہیں کہ 2025 میں مارے گئے عام لوگوں کی تعداد دوگنی ہو گئی ہے۔ جی، سوڈان میں جاری خونی جنگ کو لے کر یونائٹڈ نیشنز کی ہیومن رائٹس چیف والکر ٹرک نے ایک دل دہلا دینے والی رپورٹ پیش کی ہے۔ انہوں نے جمعرات کو بتایا کہ 2025 میں عام لوگوں کے مارے جانے کی تعداد پچھلے سال کے مقابلے دوگنی سے بھی زیادہ ہو گئی ہے۔ ٹرک نے وارننگ دی کہ ہزاروں لاشیں ایسی ہیں جن کی شناخت ہونا بہت مشکل ہے یا وہ ابھی لاپتہ ہیں۔ اپریل 2023 سے سوڈان کی فوج اور ریپڈ سپورٹ فورسز یعنی RSF کے بیچ چل رہی اس خانہ جنگی نے اب تک ہزاروں جانیں لے لی ہیں اور 1 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو بے گھر کر دیا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ سلامت رہیے، خوش رہیے۔